रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। और दोस्तों, हम सभी ये तो जरूर चाहते हैं कि देश में डेवलपमेंट हो, हमारे आसपास हम आगे बढ़ें और साथ साथ स्वयं भी आगे बढ़ना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी को जानना, उसे पहचानना, शिक्षा लेना और साथ साथ एक अच्छा जॉब करना आप सबका सपना होता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जो इस सपने को साकार कर चुके हैं और लोगों के सपनों को अब साकार कर रहे हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे ही व्यक्तित्व मौजूद हैं। हमारे साथ है गगन गोस्वामी जी, जो कि हेरिटेज इंफ्रास्पेस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। और ऐसी और भी कंपनीज है और भी कारोबार है। उनका क्या है, उन्होंने कहाँ से शुरुआत की, कैसे उनकी जर्नी आगे बढ़ी, आज वो कैसे खुद एक एम्प्लॉय होने के बाद इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, दोस्तों सुनिएगा जरूर। गगन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और सबसे अच्छी बात है कि मेरे को आपकी टैगलाइन सबसे अच्छी लगी कि सुनते रहो और मुस्कुराते रहो। आप जो काम कर रहे हैं, जो सबको आज जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, अगर उसमें किसी को आप अगर मुस्कुराहट का एक वजह बनती है तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है। थैंक यू सर। बिल्कुल, आप बहुत लोगों की मुस्कुराहट की वजह बने हैं, क्योंकि आपने बहुत देश के लिए भी आप काम कर रहे हैं और कितने लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट भी दिया है, प्लस स्टूडेंट्स की शिक्षा के लिए भी काम कर रहे हैं। अब मैंने तो जाना है, हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं डेफिनेटली। तो आपकी जर्नी के बारे में सर कुछ बताइए। मैं एक्चुअली गांधी सागर करके जगह है जो मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले में है। मैं एक छोटे से कस्बे से आता हूँ, उसकी आबादी हार्डली 5000 रहेगी। और मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है। मैंने सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है मैंने जावरा पॉलिटेक्निक से। और उसके बाद में मैंने 18 साल जॉब किया है। जब मैंने स्टार्टिंग सैलरी मेरी थी 1800 रुपये पर मंथ से मैंने काम किया। और उसके बाद में मैंने इंडिया के कोने कोने में जॉब किया। उसमें अगर मैं बड़े प्रोजेक्ट्स बताऊँ तो मैंने दिल्ली मेट्रो में मैंने एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर किया है। साबरमती रिवर फ्रंट जो अहमदाबाद में है उसमें मैंने जॉब किया है। 3 साल में दुबई में भी था। पर सबसे अच्छी बात क्या थी कि मेरा को एक पैशन थी कि जो ज़मीन के नीचे जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें डायफ्राम वाले एक टेक्नोलॉजी है। वो टेक्नोलॉजी का ब्यूटी ये है कि उसमें आप ज़मीन की जो नेचुरल सॉइल है उसको बिना डिस्टर्ब किए और आसपास की बिना बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाए हम लोग रिटेनिंग वॉल बनाते हैं। और वो टेक्नोलॉजी मेट्रो प्रोजेक्ट्स में ही पहले यूज़ में होती थी। तो मैंने प्लान ऐसा किया कि यार ये टेक्नोलॉजी अगर बेसमेंट के लिए अगर हम लोग यूज़ करें, क्योंकि कोई भी आज देखिए पार्किंग की प्रॉब्लम हर जगह है, तो अगर वो टेक्नोलॉजी अगर हम लोग एज ए बेसमेंट यूज़ करें तो 2011 में हमने हेरिटेज इंफ्रास्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना करी थी। उस टाइम हम लोगों ने कोचीन मेट्रो में प्रोजेक्ट्स किया। तो 2015 में अहमदाबाद में हम लोग पहला प्रोजेक्ट लेकर आए जिसमें डायफ्राम वॉल को हमने एज ए बेसमेंट यूज़ किया। जनरली ये टेक्नोलॉजी यूरोपियन टेक्नोलॉजी है। कौन से साल की बात है जब ये इंट्रोड्यूस किया? ये हमने 2015 में डायफ्राम वॉल को यूज किया एज ए बेसमेंट। पहले टेक्नोलॉजी यूज होती थी पर वो मेट्रो प्रोजेक्ट्स में ज्यादा यूज होती थी। तो हमने इस टेक्नोलॉजी को एज ए बेसमेंट जब से किया उसके बाद एक्सीडेंट्स काफी कम हो गए। जब हमने स्टार्ट किया तो हम लोग के पास सिर्फ 10 लोगों की टीम थी। आज प्राउडली मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पास 1100 लोगों की टीम है। और हम लोग एज ए हेरिटेज फैमिली सब साथ में रहते हैं, सब साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और इससे सबसे बड़ी बात क्या है कि जो टेक्नोलॉजी जब हमने स्टार्ट करी थी तो ये इसकी जो मशीनरी है काफ़ी कॉस्टली मशीनरी है जी। तो ये मशीनरी हम लोगों के पास इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो हम लोगों ने इटालियन मशीनरी है ये। तो शुरुआत में हमने रेंट पे मशीन ली क्योंकि हमारी कोई बुक्स नहीं थी, हमारे कोई क्रेडिट नहीं थे। तो बाद में हम लोगों ने जब ये टेक्नोलॉजी करी फिर हम लोगों ने इटली से मशीन ली। और प्राउडली मैं बोल सकता हूँ कि आज इंडिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फ्लीट ये टेक्नोलॉजी में डायफ्राम वॉल की है तो हेरिटेज इंफ्रास्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास में है। क्या बात है सर। जब आपने इस कंपनी की शुरुआत की, आपका विजन क्या था उस समय? मेरे को सिर्फ एक पैशन था कि अगर कोई भी जो एक्सीडेंट होता है, अगर आप देखिए कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं आप या उसका फाउंडेशन कर रहे हैं या बेसमेंट बना रहे हैं तो आसपास की बिल्डिंग को नुकसान होता था, प्लस मट्टी गिरती थी तो उसमें काफ़ी लोगों की जान जाती है। और जो प्रॉपर्टी का नुकसान होता है वो सेकेंडरी है। तो अगर किसी भी फैमिली से अगर कोई एक मुखिया या कोई भी जाता है तो उसकी पूरी फैमिली सफ़र करती है। तो मेरी इच्छा थी कि ये टेक्नोलॉजी को हम लोग वो वे पे लेके जाएँ। और उससे सबसे बड़ी बात ये हुआ कि हम लोगों ने अभी अहमदाबाद छोड़ के, अहमदाबाद में ऑलमोस्ट 300 प्रोजेक्ट हो गए। हम लोग आज की तारीख में 14 स्टेट और 35 सिटी में हमारी प्रेजेंस है। और ये साल हम लोग पब्लिक में आ रहे हैं, मेन बोर्ड पे आ रहे हैं। और हमारा प्लान है कि ये टेक्नोलॉजी को इंडिया के कोने कोने में लेकर जाएंगे ताकि जो एक्सीडेंट होते हैं वो एक्सीडेंट मिनिमाइज हो। और जो ये जो टेक्नोलॉजी है इतनी कॉस्टली नहीं है। जो ट्रेडिशनल वे में जो वॉल बनती थी और जो टाइम जाता था और सेफ्टी नहीं रहती थी उसकी तुलना में टेक्नोलॉजी काफ़ी सिक्योर है। सबसे बड़ी बात सेफ्टी है और आदमी की जो जनमाल की हानि होती है वो इसमें बिल्कुल नहीं होती है। जी, जो आपने बात की कि टेक्नोलॉजी है इसके बहुत सारे फायदे हैं,
तो ये जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं जो आज पढ़ रहे हैं, तो क्या उनको ये जानकारी है या अभी होने वाली? हम लोगों ने, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हम लोग अहमदाबाद में जो काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, जैसे निर्मा यूनिवर्सिटी हो गया, सेप्ट हो गया, पारुल यूनिवर्सिटी हो गए, तो हम लोग सब लोगों को इनवाइट करते हैं हेरिटेज की साइट्स पे कि आप आओ, आप देखिए, ताकि आपको एक आइडिया आएगा कि ये टेक्नोलॉजी है। तो हमने एम यही बनाया है, और हम लोग जो स्टूडेंट्स हो गए प्लस जो कॉलेज के जो HOD है उन लोगों को भी हम बताते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आप आपके स्टूडेंट्स को बताओ। हम लोग सोशल मीडिया पे भी काफ़ी प्रमोट करते हैं, ताकि लोगों को जागरूकता ही नहीं है बिल्कुल जी। पर आपके माध्यम से और मैं बाकी सब लोगों को बोलना चाहता हूँ कि मेरा नंबर आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, गूगल से भी मिल जाएगा। और अगर किसी को किसी भी तरह की कोई क्वेश्चंस है या किसी को किसी तरह की हेल्प चाहिए तो हम लोग को डेफिनेटली ऑल टाइम हम लोग अवेलेबल हैं। क्या बात है सर, मतलब आप स्टूडेंट्स को भी एजुकेट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी इच्छा है। देखिए, हमारी इच्छा ये है कि आज हम जॉब करते हुए ये मुकाम पे पहुंचे, तो हम लोगों का प्लान ऐसा है कि हम रहे ना रहे, ये टेक्नोलॉजी रहे और जो हमेशा से लाइफ टाइम ये चलता रहे ताकि एक्सीडेंट ना हो। और सबसे बड़ी बात, ये टेक्नोलॉजी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इसकी जो मशीनरीज है ये भी अगर हम लोग इंडिया में मैन्युफैक्चर करें तो हम लोग स्वदेशी इसको भी बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इंडिया की इकोनॉमी उसको स्ट्रॉन्ग करने में हम कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको ऐड करना चाहूंगा कि हमारी कंपनी ने पॉलिसी करी है कि हम लोग मेड इन चाइना कोई चीज यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी इच्छा है कि देश का पैसा देश में रहे। और सबसे बड़ी बात, हम लोग नेशन फर्स्ट। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत प्राउड फील होता है हमें ये सुनते हुए कि एक इतनी बड़ी कंपनी और एक इतने बड़े डेवलपमेंट में हम देश को आगे रख रहे हैं। और ये हम सबको बिल्कुल ये मैसेज लेना चाहिए यहाँ से आपसे। सर, अगर हम बात करें इस टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन आपको कैसे मिला, फिर कैसे आपने उसको प्रैक्टिकली अडेप्ट किया, कुछ इस बारे में बताइए। जब मैं जॉब कर रहा था तो ये टेक्नोलॉजी, जैसा मैंने बताया कि पहले जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इसकी ब्यूटी ऐसी है कि आप जब एक्सकेवेशन करते हैं तो जितना एक्सकेवेशन चाहिए आपको, जैसा रिटेनिंग वॉल होती है 300 mm या 500 mm या 600 mm की होती है, तो हम लोग एक्सकेवेशन उतना ही करते हैं। तो उससे बेनिफिट आपको ये होता है कि जब आप एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो, और हम लोग इंजीनियरिंग एक फ्लूइड यूज़ करते हैं, उसमें उसको पॉलीमर या बेंटोनाइट बोलते हैं, तो वो एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेंटेन करता है ताकि वो आसपास की सॉइल कोलैप्स नहीं। तो जो नेचुरल सॉइल है वो एक्ट करती है एज ए शटर्स। और उसके बाद हम लोग प्रीफेब्रिकेटेड केज बनाते हैं, वो क्रेन से अंदर हम लोग डालते हैं और फिर ट्रेबी कंक्रीट करके हम लोग काम करते हैं। तो जब ये टेक्नोलॉजी आई है तो उसके बाद में जो एक्सीडेंट्स है वो काफ़ी मिनिमाइज हो गए। और जो हाई राइज बन रही है बिल्डिंग, उसमें मिनिमम 3 बेसमेंट, 4 बेसमेंट, 5 बेसमेंट बन रहे हैं। प्राउडली मैं बोल सकता हूँ कि अभी जो नई पार्लियामेंट की जो सेंट्रल सेक्रेटरी बिल्डिंग बनी है उसका बेसमेंट का काम भी हम लोगों ने किया है। क्या बात? कानपुर में हम लोगों ने 5 मेट्रो स्टेशन किए, दिल्ली में हम लोगों ने 5 मेट्रो स्टेशन किए, आगरा में हम कर रहे हैं, दिल्ली में अभी हम लोग के और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो भारत के जो डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग कोशिश करते हैं कि एज ए हेरिटेज इंफ्रास्पेस, हेरिटेज फैमिली अगर हम थोड़ा भी योगदान दे पाए तो हमको काफ़ी अच्छा महसूस होता है और एज ए भारतीय हमको काफ़ी गर्व महसूस होता है। बिल्कुल सर। सर, भारत को आगे ले जाने के लिए आप बहुत एक बड़ा स्टेप लेके जा रहे हैं। सर, जो इंजीनियर्स हैं, एक स्टूडेंट्स की हमने बात की, पर जो करंटली इंजीनियर्स हैं जो अलग अलग जॉब्स कर रहे हैं, आपको लगता है कि उनके लिए भी ये इंट्रोडक्शन ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी का अपडेट ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि देखिए, प्रैक्टिकल्स और थ्योरी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और जब मैंने पढ़ाई करी तो वो जो टेक्नोलॉजी है जो मैं पढ़ रहा था उससे मैं काफ़ी अलग कर रहा हूँ। और उसके अलावा सिर्फ कंस्ट्रक्शन में नहीं है, जो हेरिटेज ग्रुप ऑफ कंपनीज में हम लोग हेरिटेज साइबर वर्ल्ड करके हमारी कंपनी है, जो साइबर में जो अटैक्स होते हैं, साइबर का जो अवेयरनेस है, हम लोगों ने अहमदाबाद में इंडस यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर हम लोग नॉलेज पार्टनर है। हम लोग MSc और BSc और MTech BTech हम लोग साइबर सिक्योरिटी में नॉलेज पार्टनर हम लोग हैं। प्लस जो भी IT से रिलेटेड है, तो हमारी ग्रुप ऑफ कंपनीज में 5-6 कंपनी हमारी ऐसी है जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो इंडिया के या भारत के भविष्य को बढ़ाने में हमारा थोड़ा भी योगदान हो। तो साइबर भी हम लोग काफ़ी इसमें, क्योंकि आने वाला फ्यूचर आपको पता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के साथ हम बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली साइबर की सिक्योरिटी, हमारा डाटा की सिक्योरिटी हर भारतीय का कर्तव्य है। तो उसके लिए भी हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में हम लोगों ने पिछले 3 महीने पहले हम लोगों ने गुजरात में पहला साइबर कमांड सेंटर बनाया है, जिसमें 24/7 हमारी टीम बैठती है। साइबर के अगर कुछ थ्रेट्स आती है तो भी हम लोग बताते हैं, और साइबर के अवेयरनेस के लिए भी हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। साइबर कमांड सेंटर, ये एक्चुअली थोड़ा सा और अगर आप बताएं कि हमें समझ आए क्या है उसके अंदर से। आप देखेंगे कि काफ़ी, अगर आपका जो सर्वर है या जो आपका डाटा है वो सिक्योर है कि नहीं, तो जनरली हमारे पास इजराइल के टूल्स हैं
जो हम लोगों के पास टीम है 24/7 जो बैठती है, रियल टाइम हम लोगों के पास मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो जहाँ पे अटैक होता है, अगर आप देखेंगे कि साइबर की दुनिया बहुत बड़ी है जी। तो उसमें जो भी थ्रेड्स रहती है या जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ अटैक हो सकते हैं, डाटा आपका सिक्योर है कि नहीं, तो उससे पहले कोई भी कंपनीज हो गई या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, वो अगर हमको बोलते हैं कि आप हमारा साइबर ऑडिट करना है, तो हमारी टीम जाके पहले ऑडिट करती है। उसके अलावा बताती है कि आपका सिस्टम सिक्योर है कि नहीं, आपका सर्वर सिक्योर है कि नहीं। अगर वो हमको फिर सर्विस देते तो हम लोग उनका सर्वर भी हम लोग सिक्योर करते हैं और हमारी टीम उस बारे में पूरा देखती है। हमारे पास जो टीम है मोबाइल का फोरेंसिक से लेके आपका कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, कारपोरेट कंपनीज हो गई, उनके जो भी डाटा है हम लोग को सिक्योर करने का काम करते हैं। वंडरफुल सर। सो मतलब आने वाले जो फ्यूचर के लिए रिक्वायरमेंट है, चाहे साइबर हो चाहे नई टेक्नोलॉजी हो, आप सब पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और हमारा फर्ज और हमारे को एक ये सबसे अच्छा लगता है कि देश के लिए जो भी चीज़ें जरूरी है, अगर आप इंडियन इकोनॉमी को अगर हमको और स्ट्रॉन्ग करना है, तो मेरी सबको एक रिक्वेस्ट है कि अभी मेड इन चाइना सब लोगों को काफ़ी है कि बहुत सस्ता होता है और हमको यूज़ करना चाहिए। पर आप देखिए, मैं तो भारतीय या देशभक्त को बॉर्डर पे जो इश्यूज होते हैं, जो हमारे देश के लिए अगर सपोर्टिव नहीं है तो हम उसको सपोर्ट कभी नहीं करना चाहिए। और जो भारत में जो कंपनीज है छोटे बड़े, आप देखिए यहाँ पे इतना नॉलेज है, इतना लोगों के पास दिमाग है, जो भी स्टार्टअप्स होते हैं सब मोस्टली इंडिया में ही होते हैं। तो अगर हम लोग हमारे टीम को, हमारे भारतवासी को, हमारे साथ वालों को लेके आगे बढ़े, शुरुआत में आपको लगेगा कि चलो ये पैसा थोड़ा एक्स्ट्रा जा रहा है, पर एक बार आप सपोर्ट करेंगे, हम लोग प्रोडक्शन भारत में ही चालू करेंगे, तो डेफिनेटली भारत का पैसा भारत में रहेगा और भारत के लोग ही आगे बढ़ेंगे। जी, मतलब हम सबको अपना रोल निभाना जरूरी है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल जी। हमें लगता है कि हमारे एक प्रोडक्ट परचेज से क्या होगा, लेकिन उसी से होता है मिलकर सब कुछ। बिल्कुल, आप देखिए ना, हम लोग ये सोचते हैं यार ये चीज सस्ती है, हम लोग को क्यों नहीं, पर आप देखिए एक बोलेंगे जोक है, ये चाइना की चीज चली तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो क्यों हम लोग हमारा पैसा किसी दूसरी कंट्री में हम लोग ये करें। यहाँ पे इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी सारी चीज़ें डेवलप होती है। मैं तो आउट ऑफ इंडिया भी काफ़ी घूमते रहता हूँ। मैंने जो देखा, जो इंडिया की इकोनॉमी और जो मोदी जी जो काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, और जित इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, नितिन गडकरी सर जितना काम कर रहे हैं, वर्ल्ड में कहीं पर भी इतने इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नहीं हो रहे। अच्छा। अगर आप देखेंगे जो रोड्स बन रही है दिल्ली बॉम्बे, जो वर्ल्ड क्लास रोड्स बनी है, हाईवेज बने हैं, अगर आप देखेंगे, सिर्फ सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि एक तो हम लोग अपना जो रहता है, सबसे बड़ी बात कि हम लोग अपना ध्यान जैसा घर में रखते हैं, ऐसा अगर हम लोग रोड पे चलें, रोड के डिसिप्लिन हम लोग माने, और हम लोग एक कभी भी हम आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तो हम लोग सफाई का कितना ध्यान रखते हैं कि वहाँ पे फाइन लगेगा। तो सेम चीज हम लोग भारत में रहते हुए अगर अपनी कंट्री के लिए भी करें, और जो नियम कायदे हैं सेफ्टी के हैं, रोड्स के हैं, अगर वो हम लोग यूज करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग देश को नए आयाम तक ले जा सकते हैं। बिल्कुल सही, ये बहुत बड़ी बात है, लगती छोटी सी है कि हाँ हमें सफाई का ध्यान रखना है तो हर कोई, लेकिन दोस्तों बहुत बड़ी बात है। अगर हम में से हर कोई करेगा तो हमारे देश जो प्रगति की ओर लेके जा रहे हैं, इतने सारे लोग विजनरी काम कर रहे हैं, हम उसके सहयोगी बन पाएंगे। बिल्कुल, और आप सबसे बड़ी बात देखिए ना, घर में आप कितना साफ सफाई रखते हैं, और वही चीज हम लोग बाहर निकलते हैं तो हम लोग काफी ये करते हैं। तो जो सार्वजनिक स्थान है उसमें हम लोगों को गंदगी ना करें, बाहर से लोग आते हैं उससे इम्प्रेशन हमारा खराब होता है। तो अगर हम लोग साफ सफाई रखेंगे, जैसा हम घर में रखते हैं, अपने देश को अपना घर समझेंगे, तो डेफिनेटली जो माइंड सेट है उसको हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हम लोगों को डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। आप देखिए, अगर हेलमेट लगाते हैं तो आप अपनी सुरक्षा के लिए लगाते हैं। जो आप लेन में अगर चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो अगर वो करेंगे तो शायद एक्सीडेंट्स काफी कम हो जाए। स्पीड में काफी लोग गाड़ी चलाते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप हर बार देखेंगे ना, अगर हाईवे पे जाते हैं तो वहाँ पे स्पीड लिमिट लिखी हुई रहती है 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर, तो कुछ फिगर्स पे या कुछ अध्ययन करके डाटा के हिसाब से बनी हुई रहती है। उसमें कोई आपकी बहादुरता नहीं है, या ये नहीं है कि आप स्पीड में जा रहे हैं। तो वो सब चीजें मेंटेन करना चाहिए। और सबको आपके साथ मिलकर इतना अच्छा लगा मेरे को, और मेरे जो आपने इतना अच्छा हमको टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू आपका सर। आपने जो बातें कही चाहे टेक्नोलॉजी के बारे में, चाहे देश को आगे ले जाने के बारे में, ये हम सभी के लिए ज़रूरी है। सर एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो आप नई टेक्नोलॉजी का जब भी अडेप्टेशन होता है तो कुछ चैलेंजेस तो आते हैं, तो वो किस तरह के चैलेंजेस थे और क्या आपका माइंडसेट था
कि आपको अडाप्ट करना है और आगे बढ़ना है? सबसे बड़ी बात तो क्या है ना, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को लगता है कि नई टेक्नोलॉजी आ रही तो काफ़ी कॉस्टली होगी, तो सबसे पहले आप लोगों को अवेयरनेस करना पड़ता है कि ये टेक्नोलॉजी उतनी महंगी नहीं है, आपकी सुरक्षा के लिए है। और सबसे बड़ी बात, आपको जैसा है ना, आप कोई भी सर्विस देना पहले उससे पहले उसको एजुकेट करें। आपको आपका प्रोडक्ट सेल करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप वो आपके प्रोडक्ट को बारे में लोगों को नॉलेज देंगे कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। और अगर आप कोई चीज कर रहे हैं ना, उसको आप पैसा उसका एम मत बनाइए, आप उसको एज ए देश के लिए आप उसको कैसे आपकी सर्विस हेल्पफुल हो सकती है, तो लोगों को अवेयर करिए। और आप जो कर रहे हैं, जैसा सबसे अच्छी बात आपने पूछी कि आज युवा देश का भविष्य है, तो अगर वो लोगों को अवेयरनेस नहीं रहेगी, उनको मालूम ही नहीं है, तो बाकी लोगों को कैसे पता चलेगा। तो जो कैंपेन्स होते हैं, जैसा हम लोग जो भी कॉलेजेस हैं, पॉलिटेक्निक है, उसमें हम लोग हमारी टीम को बताते हैं, वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ आते हैं, और हम उनको नॉलेज जितना आप शेयर करेंगे उतना बढ़ेगा। हमारे दिमाग में कभी ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी को हम हमारे तक सीमित रखें। हमारे ये टेक्नोलॉजी को अगर हम लोग हर जगह लेकर जाएंगे तो डेफिनेटली काफी देश के लिए अच्छा है। और अवेयरनेस और एडॉप्टनेस, सब लोगों को एडॉप्ट करना है तो आपको उसके बारे में उनको बताना पड़ेगा। कोई भी टेक्नोलॉजी होने दीजिए, चाहे साइबर में होने दीजिए, कंस्ट्रक्शन में होने दीजिए, IT में होने दीजिए, उसके जो फायदे क्या है वो आपको लोगों को बताना सबसे ज्यादा जरूरी है। शुरुआत में कॉस्टली लगता है, पर एक बार के बाद आप देखिए, अगर एक ही चीज को आप 3 बार करते हैं, 3 बार उसके लिए पैसा चुका रहे हैं, और अगर एक ही बार में आपने अच्छा काम किया तो आपने 2 टाइम का पैसा सेव किया है। बिल्कुल। तो ये सब चीजें लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज मैं आपके बारे में ये भी बोलना चाहता हूँ कि जो वैश्विक सम्मेलन हुआ ब्रह्म कुमारी में, और मैं इतना ज्यादा उनसे इम्प्रेस हुआ हूँ कि आप सोचिए कि 8 दशक से वो देश में और इंटरनेशनल लेवल पे लोगों की जो लाइफ है उसको चेंज करने के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं। साथ में आप जो कर रहे हैं मधुबन रेडियो के, आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला रहे हैं। तो जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, जो लोगों का जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर वो हेल्थ रहेगी, उसका स्वास्थ्य रहेगा, तो डेफिनेटली वो अपनी फैमिली के लिए और अपने देश के लिए काफी कुछ कर सकता है। और इसमें आप जो कर रहे हैं ये बहुत कमांडेबल है, और मैं आप लोगों को सैल्यूट करता हूँ इसके लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। एंड डेफिनेटली अपने जैसे स्टूडेंट्स के लिए बताया, तो मैं बस वेबसाइट जरूर बोलना चाहूंगी हमारे श्रोताओं के लिए, www.heritageconstruction.in। राइट जी, यहाँ पर जा सकते हैं बिल्कुल, और अवेयर हो सकते हैं। और हमारी हेल्पलाइन नंबर भी है 9601959595। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हमारी हेल्पलाइन नंबर है 9601959595। इस पे आप हमको व्हाट्सएप पे भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, हमारी टीम को भी कॉल कर सकते हैं। और किसी भी तरीके से काम के लिए हमको कुछ ये नहीं, अगर किसी को टेक्नोलॉजी के बारे में समझना है, किसी को साइबर सिक्योरिटी के बारे में समझना है, तो डेफिनेटली हमारी टीम आगे गाइड करेगी। सब देश में पूरे आप कई जगह अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं? हम लोग कर रहे हैं, और अभी हम लोगों ने, जैसा मैंने बताया, अभी हमारा ऑफिस दिल्ली में है, उसके अलावा लखनऊ में है, कलकत्ता में है, सूरत में है, बेंगलोर में है। और हम लोगों ने प्लान यही किया है कि अगले ये साल एंड में हम लोग मेन बोर्ड पे आ रहे हैं, पब्लिक में आ रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए जो भी फंड हम रेस करेंगे, हम लोग देश की ये टेक्नोलॉजी में मशीन बनाने के लिए, एज वेल एज हम लोग ये टेक्नोलॉजी की और मशीन इम्पोर्ट करके ये टेक्नोलॉजी को हम लोग पूरे इंडिया के कोने कोने में, भारत के कोने कोने में लेके चले जाना है, ताकि अगर इससे कुछ भी जिंदगी अगर सेव हो गई तो हमारा जो उद्देश्य है वो सफल होगा। जी, क्या बात है सर। हम बहुत ज़्यादा आपको शुभकामनाएं देते हैं हमारे श्रोताओं की ओर से भी, कि आप जो कार्य कर रहे हैं, जीवन को बचा रहे हैं, देश को आगे लेकर जा रहे हैं, और हम सभी, आपने जो मैसेज दिया कि उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो हम करें। और स्टूडेंट्स जरूर अवेयर हों, इंजीनियर्स खास तौर से। और एक चीज मैं और ऐड करना चाहूँगा कि हिंदी या गुजराती या राजस्थानी एक लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन के लिए है। मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी, जैसे मैंने आपको बताया। आप मानेंगे, मैं जब तक 10th 12th तक था, मैं शायद डिस्ट्रिक्ट प्लेस से बाहर भी नहीं निकला था। पर जब मैंने PET एग्जाम होती है, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, उसमें मैं सिक्योर हुआ और फिर मैंने डिप्लोमा किया। हम लोग बाहर निकले, हम लोगों को कम्युनिकेशन में सबको लगता था यार वो इंग्लिश बोलता है, हम लोग उसके सामने जाएंगे तो कैसे बात करेंगे। और आप मानेंगे, इंग्लिश एटलीस्ट अभी कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर आप देखेंगे जैसा भारत के बाहर हो गया, जापानीज हो गए, वो लोग इंग्लिश बोलने से ज्यादा मीडिएटर रखते हैं, उनको उनकी भाषा पे गर्व है। ऐसे ही हमको हमारी भाषा पे गर्व है,
और ये कम्युनिकेशन की एक सिर्फ तरीका है कि आपका जो विचार है वो सामने वालों को कम्युनिकेट होना चाहिए। और चाहे आप हिंदी मीडियम से पढ़ो, गुजराती मीडियम से पढ़ो, राजस्थान में पढ़ो, देश के किसी भी कोने में पढ़ो, छोटे से पढ़ो, बड़े से पढ़ो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप में लगन है, आप में कुछ करने की इच्छा है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। जी सर, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ इस वजह से आगे नहीं बढ़ते, उनको लगता है हम कम है, लेकिन कम नहीं है। भाषा सिर्फ एक माध्यम है। बिल्कुल। और मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, हम लोग हेरिटेज में हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं, हेरिटेज फैमिली कि अभी हम लोगों ने अहमदाबाद में गोता में हम लोगों ने हमारी खुद की एक ट्रस्ट है, सनातन चैरिटेबल ट्रस्ट, उसमें हम लोग जो नीडी हैं उनको हम लोग हेल्प करते हैं। जो ओल्ड एज में हम लोगों ने जो काका हैं, हम चाहते नहीं कभी कि कोई भी ओल्ड एज में जाए, पर अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है और अगर वो है तो उसके लिए भी हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनको फीस में अगर कुछ हेल्प चाहिए, जेन्युइनली हेल्प चाहिए, तो हम लोग डेफिनेटली उसके लिए भी हम लोग अवेलेबल हैं। और हम लोग चाहते हैं कि कोई भी बच्चा कोई भी ओल्ड एज में जो एजेड रहते हैं उनको जाने की जरूरत ना पड़े। कोई बच्चा जिसमें प्रतिभा है और सिर्फ फाइनेंस की वजह से अगर वो नहीं पढ़ पा रहा है, तो हमारे ट्रस्ट में वो भी हम कॉल कर सकता है और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी पॉसिबल होगा हम लोग डेफिनेटली उसके लिए भी करेंगे। जी सर, बहुत दुआएं कमा रहे हैं आप। और हम सबको कई बार हमने एक नाम सुना था, ईच वन टीच वन, ये कभी हम सुनते थे। तो बिल्कुल, अगर शिक्षा में एक बच्चे को अगर हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो देश के भविष्य में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बहुत सही बोला आपने, क्योंकि देखिए शिक्षा अगर रहेगी, शिक्षा अगर आगे बढ़ेगी, तो आप एक चीज मार्क करना कभी भी कि आपके पापा मम्मी ने जो मेहनत करी उसका फल आप उठा रहे हो, क्योंकि उसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनने मेहनत करी है। तो अभी आपकी जवाबदारी ज्यादा बढ़ती है कि आप आगे वाले फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के लिए, प्लस जितने भी बच्चे हैं, मैं तो हेरिटेज फैमिली में हमारे जितने भी हैं उनको मैं हमारी फैमिली मानता हूँ, उनके लिए और देश के लिए जितने भी बच्चे हैं जिनको जरूरत है। आप देखिए, जॉब करना बहुत ईजी है, पर अगर आप एक जवाबदारी लेकर काम करते हैं और अगर आप बाकी लोगों को भी कंट्रीब्यूट करते हैं, उनका रहन सहन, उनकी लाइफ स्टाइल में अगर कुछ चेंज ला सकते हैं तो करना चाहिए। क्योंकि अपने लिए तो सब जीते हैं, अगर बाकी लोगों के लिए और देश के लिए जिए तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। जी, मुझे वो गीत याद आ गया आपके, उससे किसी की मुस्कुराहटों पे हो मेरा फेवरेट है वो। बिल्कुल। क्या बात है सर, 2 लाइन गुनगुनाएंगे आप? मैं काफी बुरा हूँ गाने में पर किसी की मुस्कुराहटों से अगर हमको कुछ फायदा होता है, अगर किसी के साथ में हम लोग उनको कुछ भी किसी भी तरीके से सपोर्ट कर सके तो हमको करना चाहिए। जीना इसी का नाम है। जीना इसी का नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया और जो बातें कही मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। आपने वेबसाइट भी बताई, फ़ोन नंबर भी बताया। तो दोस्तों, आप ज़रूर सेव करके रखिए और आपको जो लर्निंग है, अभी हमें कई बार लगता है कल परसों आगे पे टाल देते हैं, वो रह जाता है। तो आज ही कदम उठाइए और खुद को भी और समाज को भी, देश को भी आगे लेके जाइए। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए दोस्तों। आपको कोई भी अन्य जानकारी चाहिए तो हमारा नंबर है 94 14 15 14 15। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।